Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 6 of class 6 that is measurement and motion. आज हम measurement and motion के बारे में पढ़ेंगे. Measurement plays an important role in our life. Measurement यानी कि मापन हमारे जीवन में बहुत important role play करता है. जैसे कि अक्सर हम बातें करते हैं कि इस कमरे की या किसी कमरे की लंबाई कितनी है, स्कूल जाने में कितना समय लगता है या फिर हलवा में कितना चीनी डालना होगा। ये सारी ज़रूरतों के लिए हमें मेज़रमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और हमें सही तरीके से मेज़रमेंट करना भी ज़रूरी है। सपोज़ कि अगर कोई बच्ची किसी शॉपकीपर के पास कपड़ा लेने जाती है और यूँ ही कहती है कि मुझे कितना भी कपड़ा दे दीजिए क्योंकि मुझे एक फ्रॉक बनाना है या जो भी ड्रेस बनाना है, तो अगर आप उसे करेक्ट मेज़रमेंट नहीं बताएंगे तो शॉपकीपर जो सामान देता है उससे सिला हुआ बना हुआ कपड़ा या तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सही तरीके से मापना, सही तरीके का मेज़रमेंट भी ज़रूरी है जिससे कि हमें कोई परेशानी न हो। डू यू नो क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम माप सकते हैं उसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। व्हाट इज़ मेज़रमेंट? मेज़रमेंट क्या है? सपोज़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन टेबल। मान लीजिए कि हमें किसी टेबल की लंबाई नापने के लिए कहा जाता है और उस समय मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है नापने के लिए, तो हम अपने हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं। हैंड स्पैन देखिए फिगर में बना हुआ है कि आप अपनी हथेलियों को जब फैलाते हैं तो आपके अंगूठे और छोटी उंगली के बीच की जो लंबाई होती है उसको हैंड स्पैन कहते हैं। तो किसी मेज़रमेंट को अगर आप हैंड स्पैन से कहते हैं तो आप उसे बताते हैं। सपोज़ a close look at this measurement reveals that we have two things to express it. We have a number 6 and a fixed known quantity hand span. जैसे कि अगर बताते हैं कि मैंने 6 हैंड स्पैन इसका लेंथ नापा या मापा, तो उस कंडीशन में 6 एक नंबर है और दूसरा जो हैंड स्पैन है वह एक यूनिट है। द फॉर्मर the number 6 tells us how many times does the unit get contained in the length. इस नंबर से हमें पता चलता है कि उस यूनिट को हमने कितनी बार दोहराया है उसकी मापन को, उसके नापने को पूरा करने के लिए। We thus realize that measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known fixed quantity called unit. इस तरह से हम जान पाते हैं कि मेज़रमेंट एक कंपैरिजन का प्रोसेस है जिसमें हम किसी अननोन चीज़ को, जैसे किसी टेबल की लंबाई को किसी फिक्स्ड यूनिट से मापते हैं। उसको बार बार रिपीट करके, उसकी संख्या को रिपीट करके हम उसे मापते हैं। जैसा कि अभी आपने टेबल की लंबाई को नापते समय देखा था, उसकी लंबाई 6 हैंड स्पैन थी। हैंड स्पैन यहाँ यूनिट है और 6 टाइम्स उस यूनिट को हमने रिपीट किया उस टेबल को मापने के लिए। इसी तरह से मेज़रमेंट कंपैरिजन होता है किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ। नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी. Ask the students to measure the width of a classroom desk study table using the hand span as a unit. अगर आपकी कक्षा में कुछ बच्चे किसी टेबल को मापते हैं अपने हैंड स्पैन से और सभी अपनी अपनी रीडिंग्स लिखते हैं, सभी बच्चे अपना नाम और उसके बाद उन्होंने कितना हैंड स्पैन में उसको नापा लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि सारे बच्चों का मापन एक समान नहीं आता, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैंड स्पैन कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। किसी बच्चे का हैंड स्पैन छोटा होता है और किसी का बड़ा। In the same way, the length of the floor measured by different children in terms of their footstep will not quite be the same. इसी तरह से अगर फर्श की लंबाई को फुटस्टेप से, जैसा ये फिगर में बच्ची नाप रही है, फुटस्टेप से अगर मापते हैं तो वह भी बराबर नहीं होगा क्योंकि सारे बच्चों के फुट का लेंथ अलग अलग होता है। In such cases, which of the measurements result should be accepted as the correct one?
ऐसे केस में हम किसको सही माने? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. We can avoid this type of situation only if we have a unit that is same for measurement done by one and all. और इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है अगर हम कोई एक ऐसा यूनिट डिसाइड कर लें जो सबके लिए बराबर हो. Such an agreed and internationally accepted unit of a given physical quantity is known as standard unit of that physical quantity. ऐसा ही इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड यूनिट जो बनाया गया मापने का, जिसे स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ बेसिकली 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, टाइम एंड मास आर. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, time is second, and the standard unit of mass is kilogram, that is kg. Do you know? We now have a standard set or system of units of different physical quantities. This system used and accepted all over the world is known as International System of Unit, जिसे हम SI यूनिट भी कहते हैं. अभी कुछ यूनिट्स जिसके नाम लिए गए जैसे मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे पूरी दुनिया में अपनाया गया और इसका मापन भी फिक्स्ड है और इसे हम एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं. डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. वी ऑफन मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ्स इन आवर डेली लाइफ. We may need to measure the length of a table in our room, the length of a playground in our school, and the length of a pencil in our school bag, and so on. We either use a meter scale or a measuring tape. हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनेक चीज़ों को मापते हैं. छोटे स्केल से, आपके बॉक्स में जो स्केल होता है उससे आप अपने पेंसिल, कलर या इरेजर को माप सकते हैं. जबकि अगर ग्राउंड को मापना हो तो मीटर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह से छोटे यूनिट्स और बड़े यूनिट्स के लिए अलग अलग मेजरिंग टेप्स एंड मेजरिंग स्केल्स होते हैं. फॉर मेजरिंग अ गिवन लेंथ वी सेलेक्ट अ स्केल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज एंड वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजर्ड लेंथ. किसी भी लेंथ को मापते समय हमें एक सही प्रोसीजर से गुजरना होता है जिससे उसका सही माप हमें मिले. सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्लेस द स्केल इन सच अ मैनर so that its division are very close to the length to be measured. जब भी हम स्केल को रखते हैं तो उसे मापने वाली चीज़ के पास रखना चाहिए जिससे कि उसको हम सही तरीके से परफेक्टली माप सकें. दूसरा पॉइंट है कि हमें उसके बराबर में पैरेलल रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए. अगर स्केल को तिरछा रखेंगे तो हमें गलत रीडिंग मिल सकती है. तीसरा पॉइंट है कि ज़ीरो मार्क से हमें किसी चीज़ को मापना शुरू करना चाहिए. बीच में से कहीं से भी अगर हम स्केल रखकर मापने लगेंगे तो हमें गलत रीडिंग मिल जाएगी. फोर्थ पॉइंट यहाँ है कि जब हम मापते हैं किसी चीज़ को तो हमें आँखों को एकदम उसके सीध में रखना चाहिए. आँखों को एकदम वर्टिकली अबव द पॉइंट रखना चाहिए जिससे कि हम सही रीडिंग ले सकें. इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि हमें टूटे हुए ब्रोकन स्केल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर किसी कारण से हमें टूटे हुए स्केल से ही मेज़र करना पड़ गया तो उस कंडीशन में मेज़र करने के बाद हम फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे हमें उस चीज़ का, उस वस्तु का सही माप मिल जाता है. एक्टिविटी 2. To measure the width of a classroom desk study table using the meter scale, compare your findings with the result of activity 1. यहाँ आपको स्केल को यूज़ करके अपने स्टडी टेबल को मापना है और आप देखेंगे कि इसे जितने भी बच्चे नापेंगे सभी का जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा. एक्टिविटी 3. टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. जब भी हमें किसी कर्व लाइन का मेज़रमेंट करना होता है तो उसके लिए हम एक धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक धागे की एक एंड पे हम एक गांठ लगा देते हैं और वहाँ से हम मेज़रमेंट को उस कर्व लाइन के ऊपर उस धागे को रख कर उसको मेज़र करते हैं और जहाँ उसका फाइनल पॉइंट होता है, जहाँ उसकी लंबाई समाप्त हो रही होती है, वहाँ पे हम दूसरा नॉट लगा देते हैं, दूसरी गांठ लगा देते हैं और उसके बाद उस थ्रेड
की लंबाई को माप लेते हैं, जिससे हमें कर्व लाइन का माप मिल जाता है। Do you know the thickness of an ordinary paper may be approximately 1/10 millimeter? अब आप सोचेंगे कि एक पेपर की थिकनेस को हम कैसे माप सकते हैं। ऐसा कई बार आप लोगों ने किया भी होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो आपके पेपर का बंडल है उसको माप लेते हैं। जैसे आपकी बुक है, उसको आप उसका थिकनेस को माप सकते हैं। जैसे सपोज़ कि 1 सेंटीमीटर आपका आता है या जो भी आता है। उसके बाद उसके नंबर ऑफ़ पेजेस से जब आप उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपको किसी एक पेज का थिकनेस पता चल जाता है। एक्टिविटी 4, टू मेजर द चेस्ट साइज ऑफ 5 डिफरेंट फ्रेंड्स। इस एक्टिविटी में आपको अपने 5 दोस्तों के चेस्ट का साइज़ मेज़र करना है। उसके लिए आप मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो टेलर्स के पास होता है, और उसके लिए आप 0 से स्टार्ट करेंगे। मेजरिंग टेप को अपने फ्रेंड के चेस्ट के आसपास लपेट कर और उसके एंड पॉइंट को नोटिस करके आप अपने फ्रेंड के चेस्ट का साइज़ नोट कर सकते हैं, और इसको आप अच्छे से यहाँ टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम। अब हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। समय हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी सारी एक्टिविटीज़ समय के अनुसार होती हैं, जैसे कि स्कूल जाना, म्यूज़िक के लेसन सुनना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। इन सभी के लिए हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ रहता है, और टाइम देखने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो लोग सूर्य के उगने या सनसेट होने या फिर पूर्णिमा और अमावस के होने से समय का अंदाज़ा लगाते थे, क्योंकि सीजन्स भी हर साल अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करते हैं। उससे भी वे एक साल के होने का या फिर दिन और रात के होने से 24 घंटे पूरे होने का, इस तरह से वो अपने समय का अंदाज़ा लगाया करते थे। It is now known fact that a pendulum of a given length takes a definite time to complete one oscillation. किसी भी क्लॉक का पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक निश्चित समय लेता है। Hence, if two pendulums of same length are taken, they will take the same time to complete one oscillation. इस तरह से अगर एक ही लेंथ का 2 पेंडुलम लिया जाए तो वह अपने ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में सेम समय लेते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया पेंडुलम क्लॉक। इन अ पेंडुलम क्लॉक, टाइम इज़ मेजर्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द टाइम टेकन बाय अ स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। पेंडुलम क्लॉक से समय का मापन होता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, उस मेज़रमेंट का इस्तेमाल करके पेंडुलम क्लॉक से समय को देखा जाता है, मापा जाता है। डू यू नो द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव हार्ट बीट्स is nearly 0.84 seconds. Second point is the pendulum of the Big Ben clock in the House of Parliament, London, is 4 meters long. It takes 4 seconds to swing back and forth to complete one oscillation. पेंडुलम जो बिग बेन क्लॉक में है, जो कि लंदन के पार्लियामेंट हाउस में है, वह 4 मीटर लंबा है और उसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 4 सेकंड लगते हैं। In the first figure you can see the pendulum clock, second one is digital clock, and third one is stopwatch. Nowadays we have many clocks and watches that do not have the traditional hour, minute and second hands. आजकल हमें बहुत सारे इस तरह के क्लॉक्स मिलते हैं जिसमें हमें आवर, मिनट, हैंड्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल क्लॉक्स में हमको डायरेक्ट समय का पता चलता है डिजिटली, जिसमें हमें समय, आवर, मिनट, सेकंड सभी डिजिट्स में नज़र आते हैं। इस तरह के क्लॉक्स को डिजिटल क्लॉक्स
कहते हैं। Sometimes we need to measure very short time intervals accurately. कई बार हमें बहुत छोटा की जा सकती है। इसी तरह से स्विमिंग इवेंट्स में भी स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है। Activity 5. Divide the class into 4 groups. Explain each group has to plan for one of the given sport event. At a conclusion of the event, the group gives its report for the event. यहाँ पर कुछ बच्चों को अपने ग्रुप्स बना लेने हैं 4-4 करके और स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना है। उसके लिए आप उस इवेंट का नाम लिखेंगे, उसमें किस फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद आप अपना जो भी आपका रिज़ल्ट है उसे बताएंगे।